चलो सो बेटा स्टेप्स ऑफ आरडीटी में हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, जो हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज है, स्टेप नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं हम, दैट इज ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग है प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आपको याद होगा हम इस पूरे चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बेटा, दैट इज पहला प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और प्रोसेस में हमने करा क्या था, प्रोसेस में हमको ये सारे स्टेप्स कवर करने हैं। हम पहुंच चुके हैं बेटा इस वाले स्टेप पे, जहां पर हम स्टेप नंबर 8 में कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल करते हैं। हमने हमारी पसंद की होस्ट सेल को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल। अब हम उसको कल्चर करेंगे, ठीक है। तो वही वाले स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं जो बेटा प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी के अंदर आपको एक अलग हेडिंग दी हुई है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आप जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए ही तो कल्चर कर रहे हैं होस्ट सेल को, दैट इज आवर स्टेप नंबर 8, दैट इज कल्चरिंग होस्ट सेल। कल्चरिंग होस्ट सेल किस लिए कर रहे हैं, टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। ये फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या है, वही प्रोडक्ट जिसके लिए आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी होस्ट में इनकलकेट किया है। और ये होस्ट कौन सा है बेटा, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और ट्रांसफॉर्म्ड में भी कौन सी, रिकॉम्बिनेंट सेल आपने चूज करी है आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस, उसको आप कल्चर करा रहे हैं ताकि आपको फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं इस टॉपिक में, वो है कि आप अगर ऐसा करा रहे हैं तो कहाँ पर कल्चर कराएंगे बेटा, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, देयर आर लार्ज वेसल्स और कंटेनर्स जिसको हम फर्मेंटर्स, जिसमें फर्मेंटेशन होती है, या बायो रिएक्टर्स बुलाते हैं बेटा, बायो रिएक्टर्स, ठीक है। बड़े बड़े बर्तन होते हैं बेटा, लार्ज वेसल्स और कंटेनर्स और फर्मेंटर्स, जिसी को हम क्या बोल देते हैं, बायो रिएक्टर। उसमें हम अपनी होस्ट सेल जो हमने सेलेक्ट की है उसको कल्चर कराते हैं टू ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन जो आपने इस होस्ट में पहुंचाया है और इसको रिकॉम्बिनेंट बनाया है, उसका प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल बी नीडिंग बायो रिएक्टर्स। आपको बायो रिएक्टर्स चाहिए होंगे, ठीक है। इतनी बात बेटा, बायो रिएक्टर्स। अब क्या है, फर्मेंटेशन अलग प्रोसेस होती है, बट अब फर्मेंटेशन में जो जिसमें फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटर, उनको ही हम बायो रिएक्टर कह दे रहे हैं। तो हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको ये यहाँ से ये स्टेप्स जो हम पढ़ रहे हैं उससे लिमिटेड चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब ये लार्ज वेसल्स हो गया। अच्छा, इसके लिए आपको इसमें अगर मान लीजिए कोई होस्ट आपकी बैक्टीरिया है जो आपने सेलेक्ट की, आफ्टर सिलेक्शन आपने कोई बैक्टीरिया सेलेक्ट किया, तो उसको न्यूट्रिएंट मीडियम भी तो चाहिए होगा, खाना भी तो चाहिए होगा बेटा, तभी तो बायोरिएक्टर में वो अपना नंबर बढ़ाएगा कल्चर मीडिया में, ठीक है। तो कहाँ पर होगा ये, इन न्यूट्रिएंट मीडियम, आप न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बेटा आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया को आपको ग्रो कराना है उसका ऑप्टिमम पीएच क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वो सारे एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल करेंगे ताकि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके, अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर ग्रो कर सके। हम सबसे अच्छा खाना देंगे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यानी कि ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, सब चीज़ें मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है, हमको स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का वन ऑफ द प्रिंसिपल है जिस पे हम काम करते हैं, ताकि सिर्फ हमारे मतलब का बैक्टीरिया ग्रो करे और कोई बैक्टीरिया ग्रो या और कोई माइक्रोब ग्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो culturing of host cell to obtain foreign gene product in bioreactor in nutrient medium under controlled environment। अब होता क्या, आपने लैब में कोई चीज़ परफॉर्म करी, पहले आप उसको लैब में एक छोटे से स्केल पर करके देखेंगे, अगर वो सक्सेसफुल है तब आप उसको बायोरिएक्टर्स में, फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं। तो जब आप ये काम कर रहे हैं इनको कल्चर करने का, ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर ऑब्टेन करने का, तो आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, टू ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल।
फॉरेन जीन प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर ऑब्टेन करने के लिए बायोरिएक्टर्स में होस्ट सेल को कल्चर कर रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और एक न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है बेटा, ये तो एकदम जनरल होता है कि हम ये काम करते हैं। अब इसके लिए जो बायोरिएक्टर ये बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, हल्का हल्का आराम आराम से सुन के समझिएगा और सिर्फ इतना याद करिएगा। ये जो बायोरिएक्टर होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं बेटा। मोस्ट कॉमन, एनसीईआरटी जितना इसमें तैयार करना है हमको, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। कई तरह के बायोरिएक्टर होते हैं बेटा, इसमें से एक जो बायोरिएक्टर है उसका नाम है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड दिस बायोरिएक्टर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। और आपको ये एक डायग्राम दिखेगा, ये एक बायोरिएक्टर है, ये एक बायोरिएक्टर है, लार्ज वेसल्स हैं, लार्ज फर्मेंटर्स हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और इसमें हमारी होस्ट सेल को कल्चर करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखो नीचे आपको नाम मिलेगा सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ध्यान देना बेटा, ये पहला वाला ए जो है ये भी स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है और बी वाले में भी क्या लिखा है, स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये भी बायोरिएक्टर है। दोनों बायोरिएक्टर्स हैं। दोनों कौन से वाले बायोरिएक्टर हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, तो ये भी स्टर्ड टैंक है, ये भी स्टर्ड टैंक है। डिफरेंस क्या है कि ये दो टाइप के स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर लिए हैं हमने बेटा। एक हमने लिया है सिंपल, ये वाला सिंपल स्टर्ड टैंक है और ये वाला स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेंगे, पर अभी हम थोड़ा सा जनरल पढ़ रहे हैं बेटा कि ये जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है ये कैसा होता है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा एनसीईआरटी जितना कि ये जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है बेटा, ये स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जनरली कैसा होता है, सिलेंड्रिकल वेसल होता है। अभी इस डायग्राम पे ध्यान मत दो कि मैम ये तो सिलेंड्रिकल दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्टर्ड टैंक लिखा है फिर भी ये सिलेंड्रिकल नहीं है। बट इन जनरल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके अलावा बेटा इनका बेस कर्व्ड होता है, कर्व्ड बेस। जैसे घर में कढ़ाई होती है, पतीला होता है, कर्व बेस होता है। अब बताओ तुम कर्व बेस होने से क्या फ़ायदा होता है, हम सब्जी को आराम से मिक्स कर सकते हैं, है ना। तो कर्व बेस क्या करता है बेटा, ध्यान देना, एनसीईआरटी में ये सब आपको थोड़ा थोड़ा सा कवर करना है। कर्व बेस से हमको क्या फ़ायदा होता है, इट फैसिलिटेट्स, अलग से लिख देती हूँ इसको, देखो यहाँ पर दो फायदे लिख रही हूँ कर्व्ड बेस के, आप वहीं पर लिख लेना। ठीक है, कर्व्ड बेस। आप इस सब चीज़ों को एनसीईआरटी में भी कवर कर सकते हो, या एनसीईआरटी की लाइनों में से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिख रहे हैं, आप उस पैराग्राफ में भी कर सकते हो, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी कर सकते हो, कॉपी में भी शॉर्ट में लिखे और एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो। ठीक है, कर्व्ड बेस से आपको क्या फ़ायदा होगा, पहला फैसिलिटेट्स मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स, मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, सारा कंटेंट इजीली मिक्स होगा अगर कर्व्ड बेस होगा तो। दूसरा, जो भी अब मान लो बैक्टीरिया को एरोबिकली ग्रो करना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब मान लो अपन ने करते हैं ना बेटा, नमक छिड़क दिया ऊपर, तो अच्छे से मिक्स करेंगे तभी तो सारी के सारे सब्जी में नमक मिक्स होगा। तो वैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हर जगह होनी चाहिए। तो जितने अच्छे से मिक्सिंग होगी, ऑक्सीजन हर जगह पहुंचेगा और बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा। तो इससे और क्या फायदा होता है, दूसरा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट, पूरे के पूरे कंटेनर में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होगी, ना कि सिर्फ एक जगह पर ऑक्सीजन रहेगा। तो ये दो फायदे हुए हमको कर्व्ड बेस से। तो जनरली जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, कर्व्ड बेस होता है। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बेटा एक होगा फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम। जैसे मान लो उसके अंदर जो झाग बनने लगेगा, उस झाग को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स, सैम्पलिंग पोर्ट्स, सैंपल जिसमें से आप लोड करेंगे,
अनलोड करेंगे। सैम्पलिंग पोर्ट्स किस लिए होते हैं? फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कंटेंट। मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल डालते जाना है तो कोई पोर्ट होगा, जो प्रोडक्ट बन गया उसको निकालते जाना है तो उसके लिए कोई पोर्ट होगा। तो इस तरह से सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं बेटा। इन जनरल एक एजिटेटर सिस्टम होता है इसमें, एजिटेटर सिस्टम। जैसे मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता, उसके अंदर ब्लेड्स लगी होती हैं जो सारे कंटेंट को फिर मिक्स करती हैं, वैसे इसमें भी एजिटेटर सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिस्टम्स पाए जाते हैं हमारे इसमें, एजिटेटर सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट्स, फोम कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा हम बात करें कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन भी तो आपको प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम तो आपने दे दिया। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको लोड लेके नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा जनरल सा ही है बेटा। ठीक है, एकदम रिलैक्स वे में थोड़ा सा समझ लेना है, बहुत टफ क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, फिर से कीवर्ड्स आपको बोल रही हूँ, क्लास में इतनी बार बोलने का मतलब है याद हो जाना चाहिए। आप होस्ट सेल को जो आपने सेलेक्ट किए उसको कल्चर करोगे ताकि आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सको लार्ज स्केल पर। उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट मीडियम में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, जैसे कि कंट्रोल्ड पीएच, कंट्रोल्ड टेम्परेचर रखना पड़ेगा, साथ में स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बड़े बर्तन चाहिए, बायोरिएक्टर, जो कि जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं, कर्ड बेस होता है, जिससे हमको कंटेंट की मिक्सिंग का फ़ायदा होता है। ऑक्सीजन हम लोड करते रहेंगे, न्यूट्रिएंट के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, जिसको भी हम थ्रू आउट मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद सैंपल लोड अनलोड होता रहेगा, मिक्सिंग होती रहेगी, फोम कंट्रोल होता रहेगा। ये जनरल होता है बेटा अबाउट बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के दो टाइप आपके बुक में दिए हुए, सिंपल एंड स्पार्ज्ड। अब हम आते हैं इसके डिफरेंस पे, बहुत आसान है, डायग्राम से याद रखेंगे अपन। ठीक है, टफ नहीं है बिल्कुल। दो तरह के बायोरिएक्टर है बेटा, ये सिंपल बायोरिएक्टर है जो हम लिख रहे थे वैसा ही, ये थोड़ा उसका एडवांस है। तो माना सिलेंड्रिकल नहीं है, माना कर्ड बेस नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर का ही एडवांस रूप है। तो बायोरिएक्टर का जनरल हमने ये लिखा, बट हम देख रहे हैं कि स्पार्ज्ड वाला स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर ये, उसको हमने एडवांस बनाया है स्पार्ज्ड वाले में। अब डिफरेंस देखो इन दोनों में, क्या बोलोगे, इसमें कर्व बेस है, इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें ये एक चीज़ लगी हुई है, इसको कहते हैं, ये जो लगा हुआ है ना ये वाला, दिस इज स्पार्जर, इसीलिए नाम रखा है बेटा स्पार्ज्ड। ठीक है, स्पार्जर। तो इधर स्पार्जर लिखोगे प्रेजेंट और इधर लिखोगे एब्सेंट। स्पार्जर क्या करता है बेटा, O2 बबल्स निकालता है। ठीक है, O2 के बबल्स निकालता है। ठीक है, और बबल्स कैसे होने चाहिए बेटा, स्टेराइल होने चाहिए, इन्फेक्शन तो नहीं होना चाहिए, माइक्रोब फ्री होने चाहिए। तो स्टेराइल O2 बबल्स स्पार्जर स्प्रिंकल करता है। तो स्पार्जर स्प्रिंकल्स, स्पार्जर स्प्रिंकल्स स्टेराइल O2 बबल्स। ठीक है, इतनी बात याद करेगा। आराम आराम से बोलने का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक बहुत टफ है या बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। मैं आराम आराम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप आराम से इसको समझ के, बहुत आसान सा टॉपिक है, याद कर लें। स्पार्जर प्रेजेंट होता है विच स्प्रिंकल्स स्टेराइल O2 बबल्स। बबल्स से क्या फ़ायदा होगा, बबल्स से क्या फ़ायदा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बेटा ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से। अब इसमें क्या है, इसमें अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एसिड और बेस फॉर पीएच कंट्रोल। तो एक पीएच कंट्रोल सिस्टम हो गया है ना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखना होता है। फिर स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, तो आपको माइक्रोब फ्री रखना ही होता है, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये भी हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर तो ये मोटर है, बाकी फोम ब्रेकर, फोम कंट्रोल सिस्टम, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ये है बेटा इम्पेलर्स, ये जो ब्लेड्स लगी हुई है ना ये इम्पेलर है। ठीक है, तो एक इम्पेलर हो गया इसमें, जो एजिटेटर सिस्टम में हमने लिखा है। इसमें इम्पेलर्स होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें नहीं होते। तो इसमें क्या लिखोगे,
इम्पेलर्स प्रेजेंट, इसमें लिखो इम्पेलर्स एब्सेंट, इसमें लिखो स्पार्जर प्रेजेंट, इसमें लिखो स्पार्जर एब्सेंट। मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो आप एक छोटा सा वो बना सकते हैं डिफरेंशिएशन, सिंपल स्टर टैंक, स्पार्ज स्टर टैंक। तो इसमें इम्पेलर होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें स्पार्जर होता है, इसमें नहीं होता। स्पार्जर है मतलब O2 का बबल है, O2 बबल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बेटा ध्यान देना, O2 तो यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर भी है, पर बबल्स नहीं है, O2 के बबल्स नहीं है। सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन दोनों तरफ है बट बबल्स नहीं है। O2 प्रेजेंट बट O2 बबल्स एब्सेंट, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। स्पार्जर है, इम्पेलर की यहाँ ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बबल्स से एक फ़ायदा तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा क्या है बबल्स से, बुलबुले तो ऐसे नहीं तो पानी अगर मान लो अपन बॉईल कर रहे हैं किसी बर्तन में तो बबल्स निकल के आते हैं तो अपने आप एक कंटेंट की मिक्सिंग हो जाती है। कंटेंट की मिक्सिंग अपने आप होगी तो एजिटेटर सिस्टम यानी इम्पेलर्स की ज़रूरत नहीं है, इन ब्लेड्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट फैसिलिटेट्स, O2 बबल्स के दो फायदे हो गए बेटा, एक तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया और दूसरा फैसिलिटेट्स कंटेंट मिक्सिंग, फैसिलिटेट्स कंटेंट मिक्सिंग। और इसीलिए तो बेटा यहाँ कर्व्ड बेस की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या आ गया आपका फ्लैट बेस आ गया, फ्लैट बेस। वाई देखो सब चीज़ रिलेट करते जाना ताकि याद नहीं करना पड़े, फ्लैट बेस, जबकि सिंपल वाले में क्या है कर्व्ड बेस, कर्व्ड बेस, ठीक है। कर्व्ड बेस है, क्यों यहाँ पे फ्लैट बेस क्यों कर दिया हमने कर्व से, क्योंकि यहाँ पर तो स्पार्जर प्रेजेंट है तो कंटेंट की मिक्सिंग फैसिलिटेट हो रही है बबल्स की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ डिफरेंस होते हैं बेटा, इम्पेलर प्रेजेंट एब्सेंट, स्पार्जर प्रेजेंट एब्सेंट, O2 बबल प्रेजेंट एब्सेंट, और उसके अलावा इम्पेलर्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। O2 बबल्स के ये दो फायदे होते हैं और कर्व्ड बेस के ये दो फायदे होते हैं। ये जो कर्व्ड बेस के फायदे हैं वो हमने कर्व बेस नहीं लगाया क्योंकि वो दो फायदे हमको स्पार्जर से मिल गए, तो ये ज़्यादा एडवांस वाला होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका स्टेप 8 में आपको बस इतना ही याद करना है, इसके अलावा सिर्फ NCERT रीड कर लेंगे। यहाँ देखिए स्टेराइल एयर, एयर भी कैसी हम देंगे बेटा, स्टेराइल देंगे, ठीक है, स्टीम देंगे स्टेरलाइजेशन के लिए। कल्चर ब्रोथ है यहाँ पर, ये जो इसमें मूव कर रहा है कल्चर मीडिया, ठीक है। ऐसे इसमें भी देख लो गैस एंट्रेनमेंट, उसके बाद यहाँ पर देखो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ये छोटे छोटे O2 के बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, इसी को एक एनलार्ज करके दिखाया है, एनलार्ज करके देख रहे हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। और जिसकी वजह से आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं कि इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, और यहाँ पर जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है, जिसके बीच बीच में थोड़ा गैस ट्रैप भी हो गया, वही लिखा हुआ है गैस एंट्रेनमेंट, ठीक है। तो दिस इज स्पार्ज, देखो इसमें फ्लैट बेस है और ये इसमें स्पार्जर लगा है, ये कर्व बेस है। तो ये डिफरेंस होता है आपका सिंपल और स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप नंबर 8। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। चलो बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। एक बार अपनी इनिशियल स्लाइड पे आते हैं हम लोग, ये वाली स्लाइड, ठीक है। हम इससे बढ़ रहे थे, हम यहाँ तक कर लिया हमने कल्चरिंग होस्ट सेल। फिर हम बोल रहे हैं होस्ट सेल में कल्चर करने के बाद हमको बहुत सारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिल गया। अब उस फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे या सेपरेट करेंगे और फिर उसके साथ जितनी चीज़ें करेंगे डाउनस्ट्रीम में। और यहाँ तक हमने बोला बेटा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि मैम ये स्टेप नंबर 9 किस में आएगा, अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में। देखो, क्योंकि हम स्टेप्स लिख रहे थे, हमने लिखा पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको अलग करेंगे, फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बट अगर हमको इसे किसी एक में रखना पड़ेगा तो हम इसको किस में रखेंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ही रखेंगे। यहाँ से लेकर सब कुछ क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यानी ये स्टेप नंबर 9 भी किस में आएगा, एक तरह से डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ही आएगा, ठीक है।
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में ही आएगा। मतलब प्रोडक्ट बन जाने के बाद आप जितना कुछ करते हो, चाहे आप प्रोडक्ट को उस बर्तन में से किसी तरह भी अलग क्यों ना कर रहे हो, प्रोडक्ट बनने के बाद जितनी भी चीजें सब किस में आएंगी बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएंगी। अच्छा, यहां तक आपने क्या किया है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, इसमें आपने अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बेटा कोई ना कोई सिंथेसिस किया है किसी प्रोडक्ट का बायोलॉजिकल यूनिट के अंदर, इसीलिए हम इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक स्टेज। हम इस अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग को कहते हैं बेटा बायोसिंथेटिक स्टेज। ठीक है, ये बायोसिंथेटिक स्टेज है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, बायोसिंथेटिक स्टेज स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 8 तक, जब तक प्रोडक्ट बन नहीं जाता। यानी ये जो कल्चरिंग होस्ट सेल है, यही आपके बुक में किस नाम से दी हुई है, ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट। यही बेटा किस नाम से दिया हुआ है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट नाम से हेडिंग दी हुई है, जो अभी हमने लास्ट पढ़ी है। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, टू प्रोड्यूस फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हमको होस्ट सेल को कल्चर करना पड़ता है टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाला स्टेप नंबर 8, यहां तक क्या होगा बेटा, बायोसिंथेटिक स्टेज। और बायोसिंथेटिक स्टेज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद जितना भी कुछ होगा प्रोडक्ट बनने के बाद, सब किस में आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा नेक्स्ट वाला डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्टेप नंबर 9 को इसी में कवर कर रही हूँ, क्योंकि वो स्टेप नंबर 9 डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। आपको स्टेप्स एकदम स्टार्टिंग में अर्ली में समझाने के लिए आपको अलग से लिख के दिया था। ठीक है, चलो देखो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पहले लिखते हैं, इसमें क्या क्या आएगा। जैसे बेटा इसमें सबसे पहली चीज तो यही आ जाएगी, फर्स्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ किस चीज का, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। कहां से बेटा, फ्रॉम बायो रिएक्टर्स। सही है, सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो आपने बनाया है होस्ट सेल को कल्चर करके, उसको बायो रिएक्टर में से एक्सट्रैक्ट करना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रिकवरी, प्रोडक्ट को रिकवर करना, प्रोडक्ट रिकवरी। ठीक है, अब आप ये कब करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का ये वाला स्टेप, आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज। ऑब्वियसली ना बेटा, बायोसिंथेटिक स्टेज में तो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसके बाद ही तो आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करोगे। बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में ज़्यादा लेबर लगती है, क्योंकि ये काम फैक्ट्रीज में होता है, इसमें क्लीनिंग करनी पड़ती है बर्तन की, बहुत सारा पीएच, टेम्परेचर, माइक्रो फ्री रखने के लिए स्टराइल कंडीशन, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एली लिली कंपनी ने, आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे और आपने ह्यूमन हेल्थ में भी इसका नाम सुना है, डायबिटीज़ में एली लिली कंपनी ने ह्यूमुलिन तैयार किया मान लो। ठीक है, तो ह्यूमुलिन तैयार करने में उसकी 90% से ज़्यादा जो लेबर होती है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जाती है, सिर्फ 10% लेबर लगती है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बेटा ह्यूमुलिन तैयार करने में। ठीक है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बड़े स्केल पे हो रहा है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो लैब में हो रहा है, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, तो आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज आप करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें आप सबसे पहले करते हैं प्रोडक्ट रिकवरी। अब उस बर्तन में इतना सारा कुछ होगा उस वेसल में बेटा, बायो रिएक्टर में, उसमें से अपने प्रोडक्ट को रिकवर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप नाम केमिस्ट्री में सुनते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, कई तरह के सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं। क्रोमैटोग्राफी की जा सकती है, क्रोमैटोग्राफी की जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा फिल्ट्रेशन हो सकता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन करना पड़े, तो आपका प्रोडक्ट सॉल्वेंट में है, मतलब फिल्ट्रेट में है या रेटेंटेट में है, उसके हिसाब से आप चीज़ें रखेंगे। बाकी आप जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसमें से सामान को निकालेंगे। तो फिल्ट्रेशन हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है,
क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, और हो सकता है आपको इसमें से सॉल्वेंट निकालना पड़े, तो सॉल्वेंट में से चीज़ें निकालनी पड़े, तो जो सॉल्वेंट बचा उसमें से एक्सट्रैक्शन करना पड़े अपने प्रोडक्ट का। तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये जस्ट ये कि बहुत सारा चीज़ें हैं वेसल के अंदर, उसमें से आपको अपना प्रोडक्ट निकालना है। तो अलग अलग तरीके होते हैं कि आपका प्रोडक्ट उसमें कहाँ पर है, सॉलिड वाले पार्ट में कि लिक्विड वाले पार्ट में, फिर सॉलिड वाला पार्ट है मान लो, उसमें से आप उसको कैसे निकालोगे, वेट के हिसाब से आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके पहले उसको अलग करोगे। तो आप डिसाइड करोगे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कि मुझे अपनी प्रोडक्ट रिकवरी कैसे करनी है। एग्जाम्पल प्रोडक्ट रिकवरी करने के तरीकों की ये है, ठीक है, प्रोडक्ट रिकवरी की। हमने प्रोडक्ट रिकवर कर लिया, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, चलो प्रोडक्ट रिकवर हो गया। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कर सकते हैं हम, मतलब रिक्वायर्ड देखा जाएगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, जिसमें आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आप सब कुछ किस में ले लेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद। प्रोडक्ट आपने रिकवर किया, एक्सट्रैक्ट किया, सेपरेट किया आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज, अब उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस में आ जाएंगी बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाएगी। जैसे कि मान लो आपको उसका प्यूरिफिकेशन करना है, जैसे कि मान लो आपको उसका मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि मान लो आपको उसका टेस्टिंग करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई ड्रग है तो आपको ड्रग टेस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी, अगर कोई भी ड्रग है तो आपको उसकी ड्रग टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है क्लिनिकल ट्रायल करना पड़े किसी चीज़ का, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। आपका प्रोडक्ट मान लीजिए कोई क्लिनिकल यूज़ का सामान है तो क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो वो ड्रग्स हैं तो उनका क्लिनिकल ट्रायल लगेगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग लगेगी। अगर आपको कोई प्रेजर्वेटिव ऐड करने हैं तो वो भी किस में आ जाएंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। एडिंग प्रेजर्वेटिव्स भी किस में आ जाएंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सब कुछ हो गया, फिर फाइनल करने के बाद आप इसकी क्या करेंगे, पैकेजिंग। आप क्या करेंगे, इसकी पैकेजिंग, और पैकेजिंग करके आप लास्ट में क्या कर देंगे, रिलीज्ड टू मार्केट। तो सामान बनने के बाद उसको निकालना और उसमें जो भी चीज़ें करनी है सब किसके अंदर आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के ऊपर। इसमें आपको बस ये टर्म्स ही याद रखनी है, यही आपको पूछी जाएंगी। एनसीईआरटी फटाफट से एक बार इसकी पढ़ लेंगे बेटा। देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। वो क्या क्या है, द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन, which are collectively referred to as downstream processing. The product has to be formulated with suitable preservative. अगर उसमें कोई preservative ऐड करना है, such formulation has to undergo through clinical trials as in case of drugs. Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. That's it. ठीक है, ये होता है आपका लास्ट स्टेप बेटा, दैट इज आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर खत्म होता है बेटा आपका प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, दैट इज आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब आप ये चैप्टर आराम से पूरी एनसीईआरटी कवर करिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉड्यूल एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, और जो डाउट्स आते हैं मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।